नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आज जवाब तो चाहिए मैं हम पूछेंगे जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी से कि क्या देवबंदी मदनी भारत में शरिया की चाह रखते हैं, क्योंकि जो उनका आतंकी समर्थन वाला बयान सामने आया है वो इस तरफ ही इशारा कर रहा है। दरअसल जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी दिल्ली ब्लास्ट की चल रही जांच के बीच अपनी बातों को लेकर एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। बता रहे हैं कि मदनी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी और सपा नेता आजम खान का उदाहरण देते हुए देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उनकी बातों पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिसमें भाजपा ने मदनी पर मुसलमानों को लूटने और समुदाय की तरक्की के लिए काम ना करने का आरोप लगाया। मदनी ने कहा है कि आज एक मुसलमान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, एक खान लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में एक मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर वह ऐसा करता है तो वह आजम खान की तरह जेल में चला जाएगा। देखें अल फलाह में क्या हो रहा है। वहां फाउंडर जेल में है, कौन जानता है कि उसे कितने साल वहां रहना होगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि वे मदनी के इस बयान का समर्थन करते हैं कि देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो वहीं भाजपा ने मदनी के आरोपों को खारिज कर दिया। पार्टी नेता मोहसिन रजा ने उन पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने और देश के मुसलमानों को लूटने का आरोप लगा दिया। रजा ने कहा है कि अरशद मदनी और उनके परिवार ने देश के मुसलमानों को लूटा है और ब्लैक गेम की पॉलिटिक्स की है। ये उनका दोहरा चरित्र है। वह सालों तक मुस्लिम माइनॉरिटी के नाम पर ग्रांट लेते रहे, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। वह मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते रहे। कुल मिलाकर विपक्ष मदनी के बयानों का विरोध करने की बजाय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आया है। इसलिए हम पूछते हैं कि भारत में दहशत फैलाने वालों पर कार्रवाई विपक्ष और मदनी की आंखों में क्यों चुभ रही है, चाहे अल फलाह हो, जामिया हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इनका इतिहास किसी से छिपा नहीं है, तो देश विरोधी बयानबाजी करके ये जमात किसे खुश कर रही है। आज इसी मुद्दे पर लेंगे हम जवाब, लेकिन उससे पहले मदनी ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं और इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं ये सुनना बहुत जरूरी है। है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। देखिए मौलाना साहब का जो बयान है, उस बयान को अगर आप सुनेंगे तो एकदम साफ स्पष्ट हो जाएगा कि मदनी साहब कतई भारत देश की तरक्की नहीं चाहते, समाज की तरक्की नहीं चाहते, और खास तौर पे मुसलमानों की तरक्की तो एकदम ही नहीं चाहते। आज आतंकवाद के खिलाफ इस देश को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। ऐसे समय में मौलाना साहब के ऐसे बयान साफ दर्शाते हैं कि उनको आतंकवाद को रोकने में कहीं कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है, मुसलमानों को सही दिशा में आगे ले जाने में कहीं उनको इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनको इंटरेस्ट होता, जो उनकी बातें अगर आप सुनेंगे, उनकी बातों में कहीं कोई तथ्य नहीं है। तो यह जो सत्ता है न केवल मुसलमानों को एक्सक्लूड कर रही है, बल्कि दलितों पिछड़ों को भी एक्सक्लूड कर रही है। शुद्ध रूप से एक संघी मानसिकता के ही लोग हर जगह कब्जा करना चाह रहे हैं। जो लोग जिम्मेदार हैं, आतंकी हैं, आतंक फैला रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, वो कोई भी हो। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि आप पूरी यूनिवर्सिटी को तबाह कर दें। आप कैसे कर सकते हैं? आप उन लोगों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जो यूनियन मिनिस्टर हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान नमक हराम है। आप उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे कि जो कह रहे हैं हम तो इनके मजहब को मिटा देंगे। आप तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जो हर तीसरे दिन कहते हैं कि इन्हें हम पाकिस्तान भिजवा देंगे। तो इन हालात के अंदर अरशद मदनी साहब ने जो कुछ कहा है एक हद तक बहुत सही है। नहीं देखिए, एक चीज है, यही तो सरकार आई है, इसने बहुत ही प्लान तरीके से, बहुत ही नियोजित तरीके से एक धर्म के खिलाफ और धर्म से जुड़े हुए पढ़े लिखे लोग हों, इंटेलेक्चुअल हों, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने समाज में जो सांप्रदायिकता फैलाई है
उसमें भी कभी कभी कुछ हमारे ऐसे धर्म के लोग, उससे जुड़े हुए लोग, इनको ये लगता है कि अन्यथा उनके साथ अन्याय हो रहा है, और उसमें बाद में कोई दो राय नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं? कोई गैर कानूनी काम करेगा, कोई यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी ताकतें बैठी है, तो क्या उन भारत विरोधी ताकतों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई गैर कानूनी काम करता है, भारत के कानून के खिलाफ काम करता है, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, भारतीय जनता पार्टी ने देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया। आज भी देश में ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जहां के कुलगुरु मुस्लिम समाज के हैं। ये व्यक्ति, इस तरह की भावना देश को बांटने की भावना है, यही मुस्लिम लीग की भावना है जो ये व्यक्ति बोल रहे हैं। जमायतुल उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जमायतुल उलमा हिंद जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल रही, उससे ये उम्मीद नहीं हो सकती थी कि इस तरह का बयान वो देंगे। लेकिन ये कहना कि कहीं का वाइस चांसलर नहीं बन सकता, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। मौलाना अरशद मदनी को माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना अरशद मदनी को मुल्क को बदनाम करने का कोई हक नहीं है। जो प्रोपगंडा पाकिस्तान और हमारे मुल्क के दुश्मन फैला रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों का रहना मुश्किल है, वही प्रोपगंडा मौलाना अरशद मदनी फैला रहे हैं। वोट बैंक और तुष्टीकरण के नाम पर तुष्टीकरण वाले भाईजान एक बार फिर से काम पर, और आतंकी बचाओ लॉबी और इकोसिस्टम काम पर। जिस प्रकार से अरशद मदनी जी ये बात कर रहे हैं, क्या वो भूल गए कि इस देश में तो गृह मंत्री और राष्ट्रपति भी मुस्लिम रहा है? तो फिलहाल जिस तरीके से आपने साफ तौर पर प्रतिक्रिया सुन ली, अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके की बयानबाजी आखिरकार क्यों हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए राकेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा सपा प्रवक्ता, स्वागत आपका। फरात अली खान मुस्लिम स्कॉलर, फरात जी स्वागत है। मोहम्मद अकील खान मुस्लिम स्कॉलर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बाबा साहब बुद्धवंत रिटायर्ड एसीपी है, आपका स्वागत है। अखिल कौशल एएमयू के छात्र, अखिल आपका भी स्वागत। आशीष सैनी कांग्रेस प्रवक्ता है, आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के जो प्रवक्ता है मैं उन्हीं का रुख करना चाहूंगा राकेश जी, क्योंकि एक तरफ तो जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, इससे पहले हमने साफ तौर पर देखा कि क्या क्या स्थिति किस किस यूनिवर्सिटी में और पढ़े लिखे लोग जो क्या कर रहे हैं वो सबके सामने किसी से भी छिपा नहीं है। लेकिन मदनी जो कह रहे हैं कि जब विदेशों में जाकर ये मुसलमान कोई पद हासिल कर सकते हैं और अगर हिंदुस्तान में ये रहकर पद हासिल नहीं कर रहे हैं और कर भी रहे हैं तो आजम खान जैसी स्थिति पैदा हो जा रही है, यानी कि भेदभाव किया जा रहा है। इस पर पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगा। प्रद्युमन जी, भारत जो है सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए, तभी भारत विकसित हो सकता है। नंबर 1, मदनी साहब क्या बोल रहे हैं मैं कहना चाहता हूं। मदनी साहब इरफान हबीब साहब हैं, इतिहासकार हैं, बुद्धिजीवी है इस देश का। मुझे गर्व होता है, अब्दुल वाले साहब जो स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। जावेद अख्तर साहब एक साहित्यकार हैं, क्या उन पे हमको गर्व नहीं होता? क्या उनका नाम नहीं है? गुलजार साहब एक संपादक हैं, बड़े पत्रकारों में उनका नाम जाना जाता है, बुद्धिजीवियों में उनका नाम जाना जाता है। नसीमुद्दीन जैदी जो पत्रकार हैं, इतने बड़े पत्रकार हैं, और कह रहे हैं कि ये भारत में क्या हो रहा है। अरे भैया, हम उनकी बातों को मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। जब वो लेख लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो हम सुनने का भी काम करते हैं, पढ़ने का भी काम करते हैं। बिल्कुल। डेनमार्क हसन साहब का नाम सुना होगा, एक बड़े पत्रकार है इस देश का, जो सच को लिखते हैं। सत्य को बताने की जरूरत होती है। 140 करोड़ जनता को बताते हैं पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से, कहते नहीं है। फैजान मुस्तफा साहब बीसी नहीं रहे क्या? मदनी साहब क्या बात बोलते? जिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, क्या वो नहीं है इस देश के? अरे इस देश में धर्म के नाम पर आपने बंटवारा किया। बंटवारा मत कीजिए मौलाना साहब, बड़ा दुख होता है। मदीना से आकर मदनी साहब हमको समझाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो बयानबाजी हो रही है वो आप कह रहे हैं कि कुल मिला के भड़काने के लिए हो रही है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि आज मेहमानों की संख्या ज्यादा है, सभी को यहाँ पर समय देना है। आशीष जी, अब एक तरफ तो अगर पढ़ा लिखा मुसलमान और जो, क्योंकि पांचों उंगली देखिए मैं पहले बोल दे रहा हूं बराबर नहीं होती है, कुछ डॉक्टर
आतंकी हमले में शामिल होते हैं। उसके बाद ये बयानबाजी यहाँ पर की जाती है। जिस तरीके से राकेश जी बता रहे हैं कि कितने मुसलमान हैं जो काफी अच्छे पदों पर हैं, उनको सब पसंद करते हैं, सुनते भी हैं और सभी उनकी बातों को मानते भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ तो नहीं दिया जाएगा ना, जो बम धमाके कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में साफ तौर पर यहाँ पर इस तरीके की स्थिति पैदा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो पुरजोर समर्थन कर रही है मदनी साहब का। बताइए। देखिए, सबसे पहली बात आपने दो चीजें कही हैं कि बम वाले लोगों का समर्थन मदनी जी कर रहे हैं और उनका समर्थन कांग्रेस कर रही है। ये एक परसेप्शन आपके द्वारा बनाया गया है, इसको मैं खारिज करता हूँ। मदनी जी ने भी एक बात कही कि इस देश में वो सरकार मौजूद है इस समय जो किसी भी तरीके से येन केन प्रकार मुसलमान को दोष देकर वो अपने भ्रष्टाचार और अपने निकम्मेपन को छुपाने का प्रयास कर रही है। हमारा आरोप बिल्कुल दो लाइनों में बिल्कुल स्पष्ट है कि आप यदि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने जो वक्तव्य बोले, यही वक्तव्य अगर आप नरेंद्र मोदी के मुंह से, जेपी नड्डा के मुंह से, अमित शाह के मुंह से और मैं कहूंगा मोहन भागवत के मुंह से कहलवा दे तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। अगर यही शब्द इतना बड़ा कर देते हैं, आप ये बता दें कि भेदभाव क्या हो रहा है, इतना बता दीजिए क्या भेदभाव इन्होंने नहीं, मैं इन्होंने कह रहा हूँ ना, जो अभी भाजपा प्रवक्ता ने जो बात कही, बीजेपी के शीर्ष लीडरशिप से कहलवा दीजिए। आरएसएस की और बीजेपी की लीडरशिप दोगली है, एक मुंह से कुछ और बोलते हैं, दूसरे मुंह से कुछ और बोलते हैं। आरोप के ऊपर बढ़ जाते हैं ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, दुर्दशा है ना, उससे इसी वजह से हुई है। मैं इतना पूछ रहा हूँ, भेदभाव क्या है? भेदभाव क्या आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग बात है। भेदभाव क्या हुआ? वो आपकी समस्या है। भेदभाव क्या हुआ इतना बताइए, क्या मेरी पार्टी में बता रहा हूँ ना, तो आप सुन तो लीजिए ना। भेदभाव यही है कि पहले तो आपके वक्तव्य में दोगलापन है, आपके नेता कुछ और बोल रहे हैं, प्रवक्ता कुछ और बोल रहे हैं। भाई आप पहले खुद तय कर लीजिए ना कि प्रधानमंत्री को क्या बोलना है और आपको यहाँ प्रवक्ता को क्या बोलना है। अरे बीजेपी के छोड़िए ना, आप कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। वक्तव्य में अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व भी मुसलमान आबादी को भारतीय मानते हुए मुख्य धारा में लाने का प्रत्येक काम कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करेगा, आतंकवाद करेगा तो कानून उसको सजा देगा। ये बात कहते कहते बच्चे को याद हो गई है। आजम खान लेकिन आतंकवाद कोई और करेगा और आप हमला कहीं और करेंगे, आपका मतलब अपराध कहीं और हुआ, निशाना कहीं और होगा, तो इससे पता लगता है कि आपके तो मदनी कह रहे हैं कि अगर कुछ होगा तो आजम खान जैसे लोग फिर जेल में चले जाते हैं जो कुछ करते हैं। नहीं, तो जेल जाने में किसने मना किया? मुझे बताओ, किसी आतंकवादी को आपने जेल में भेजा तो क्या कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से या मदनी जी के दफ्तर से? ठीक है, मैं तुरंत लौट रहा हूं आपके पास। पूजा मिश्रा जी सभा प्रवक्ता है। पूजा जी, अब मदनी जी तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं मदनी कि अगर कुछ होगा तो आजम खान जैसे नेता जेल में चले जाते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये भड़काऊ राजनीति क्यों हो रही है? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। अगर ये भड़काऊ है तो सरकार चुपचाप क्यों बैठी हुई है? इंतजार कर रही है क्या कि जिस तरीके से नकवी भड़काऊ भाषण दिए थे, फिर मुख्यमंत्री आए थे भड़काऊ भाषण दिए थे कि अब हम भी देंगे भड़काऊ भाषण। जब तक भाजपा की तरफ से भड़काऊ भाषण नहीं आ जाता मुख्यमंत्री जी का, एक बिल्कुल साउथ इंडियन मूवी टाइप की नहीं बन जाती है, रील नहीं बन जाते हैं, तब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा क्या? मैं कहूँ अगर ये भाजपा को लगता है भड़काऊ है तो। और उसके बाद में आ जाते हैं, बार बार आप कांग्रेस के प्रवक्ता से कह रहे थे भेदभाव कहाँ हो रहा है। तो प्रद्युम्न जी, आप ये बताइए कि आपसे कहा जाए कि आप अपने घर के अंदर पूजा नहीं कर सकते हैं या अपने घर की छत पर तुलसी की पूजा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप गिर सकते हैं, ये कहा जाएगा आपसे? अभी तो सड़कों पे नमाज पढ़ी जाएगी तो फिर क्या कहा जाएगा बताइए? लेकिन सड़कों के लिए कहा जाए तो कोई बात नहीं, चलो समझ में भी आता है, उसका क्या फिर? लेकिन ये आपको नहीं पता उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि आप अपने घर के छतों पर नमाज मत पढ़िए। हमारी सरकार इतनी चिंता करती है उनकी कि आप अपने छत पर बाकी समय करते रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जो है रोजे चल रहे हैं आपके और अपने छत पे आप नमाज पढ़ना चाहते तो मत पढ़िए, आप गिर सकते हैं। सरकार को इतनी चिंता है। सरकार को सोचिए, इतनी चिंता होती है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जेपीएनआईसी जाने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि जेपीएनआईसी में सफाई नहीं हुई है, कीड़े मकोड़े हैं, वो उनको काट लेंगे, मच्छर काट लेंगे। तो सरकार, आप कह रहे हैं कि कैसे, मैं तो बस सरकार की बता रही हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी पॉडकास्ट में बैठ करके कहते हैं कि जो है एक मुसलमान 100 हिंदुओं के बीच में सेफ है, पर वहीं पे 50 हिंदू 100 मुसलमानों के बीच में सेफ नहीं है। आप मतलब मुख्यमंत्री होते हुए अपने ही प्रदेश के एक मतलब समुदाय के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता बड़े बड़े मुसलमानों का नाम ले रहे थे, सोफिया कुरैशी को भूल गए। सोफिया कुरैशी जी हमारे देश के ऑपरेशन सिंदूर में आपने सभी ने देखा होगा, सुना भी होगा। इनके नेता विजय शाह
उनके ऊपर क्या टिप्पणी करते हैं और ये कहाँ रहते हैं। और आप कह रहे हैं कि कहाँ पे भेदभाव हो रहा है। अब इससे ज्यादा भेदभाव अगर आपको नहीं दिखता है तो फिर तो मैं आपको सावन का अंधा कहूंगी, या फिर ये कहूंगी कि भाई आप जो देखना ही नहीं चाहते हैं, आपने पर्दा डाल रखा हुआ है, या एक एडवर्टीजमेंट पहले चलाया गया हुआ था, किसी पार्टी ने प्रमोशनल अपना एडवर्टीजमेंट चलाया था। इससे पहले भी मदनी ने ऐसी बयानबाजी बहुत की है, कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों को ये दिखाया जा रहा है कि भाई आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, कहना कि ये भड़काने की राजनीति है। आप इसको क्यों नहीं समझ रही हैं? आप जो है आजम खान जी के ऊपर में लगातार केसेस कर सकते हैं। आप जो है दिल्ली के एक मंत्री को अतीक अहमद के ऊपर भी ऐसे मुकदमे लग गए थे। आप तो फिर ये भी बोल देंगे कि अतीक अहमद के ऊपर भी ऐसे मुकदमे लग गए थे, मुख्तार अंसारी के ऊपर भी ऐसे मुकदमे लग गए थे। अब्बास अंसारी एनडीए में है, राजभर की पार्टी से विधायक है, कौन है वो? अब्बास अंसारी जो है मुख्तार अंसारी के बेटे ही है ना। आप लोग प्रश्न कर लीजिए, भाजपा के बैठे हुए साथी के प्रवक्ता। अब जो गलत करेगा, अब क्रिमिनल किसी के पिताजी होंगे तो सजा बेटे को थोड़ा दी जाएगी, वो तो जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। तो ये बात अरे बाप रे, जब जो है ठीक है राकेश जी बताइए, वो तब तो नहीं आपको ध्यान आ रहा था। बताइए राकेश जी। दो पैन कार्ड परदुमन जी, के दो पैन कार्ड, आज धर्म के नाम पर दो पैन कार्ड देश को किसने बांटा? कांग्रेस ने बांटा धर्म के नाम पर। भारत और पाकिस्तान किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। शिक्षा पद्धति में मुसलमानों का अलग किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। हमारे हिंदू बच्चों को स्कूल दिया, इनको मदरसा दिया, यहाँ तक रंग को बांटा गया, गेरुआ रंग हमें दिया गया, हरा रंग किसको दिया गया, यहाँ तक यूनिवर्सिटी को बांटा गया, जामिया इस्लामिया स्कूल अलग यूनिवर्सिटी बना दिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलग बना दिया। अरे भैया, इस देश को कहाँ तक बांटोगे? देश की पद्धति को कहाँ तक बांटोगे? मदीना से आकर, ठीक है, मदीना से आकर मदनी साहब हमें। चलिए ठीक है, और भी मेहमान लगातार बने हुए, मैं आ रहा हूँ राकेश जी, आपकी बात पूरी हो गई है। छात्र हैं एएमयू के, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अखिल, क्योंकि ये बात कही गई है कि यूनिवर्सिटी में क्या कुछ हो रहा है वो जानना भी जरूरी हो जाता है। अखिल, आप मेरे को एक बार ये बताइएगा, चाहे एएमयू की बात कर लेते हैं या और यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं, हिंदू छात्रों के साथ क्या बर्ताव होता है वहां पर? देखिए, मैं अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर भारत की आजादी के बाद से आज तक मुस्लिम ही वाइस चांसलर रहे हैं, हिंदू कोई वाइस चांसलर अब तक नहीं बना है। जामिया मिलिया इस्लामिया में भारत की आजादी के बाद से अब तक सारे वाइस चांसलर मुस्लिम ही रहे हैं। यहाँ पर जो 50% रिजर्वेशन पूरे देश में लागू होता है SC ST OBC का, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया मिलिया इस्लामिया में लागू भी नहीं होता। जैसे कश्मीर में 70 साल तक रिजर्वेशन SC ST OBC का लागू नहीं हुआ था, आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST OBC, जो लोग PDA की बात करते हैं, उनको ये बोलना चाहिए, देखना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर आज भी SC ST OBC को आरक्षण नहीं है। तो पहले उन लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए जो उन लोगों का पक्ष लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर 40,000 छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। 40,000 छात्र में से तकरीबन 36,000 छात्र मुस्लिम समाज से आते हैं। यहाँ पर 90% जो फैकल्टीज हैं, चेयरमैन, डीन और जितने भी प्रोफेसर्स हैं, सारे मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, और नॉन टीचिंग स्टाफ 95% मुस्लिम कम्युनिटी से आता है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान है। इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया में इन्होंने क्या हाल करा है। पूजा जी को सुननी चाहिए ये बात। और जो सबसे बड़ी बॉडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जो वाइस चांसलर चुनती है, जो वाइस चांसलर चुनती है, एपेक्स बॉडी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। अखिल, ये फिर ये मदनी इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहा है कि कोई वाइस चांसलर नहीं बन सकता है? अब मदनी क्यों कह रहे हैं फिर कि कोई वाइस चांसलर नहीं बन सकता यूनिवर्सिटी में? आपको पता है ये इनसिक्योरिटी पैदा करना चाहते हैं इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी में, और कुछ नहीं है। जबकि पूरी दुनिया में अगर कोई खुशहाल मुस्लिम्स के लिए देश है तो वो सबसे अच्छा देश मुस्लिम्स के लिए। चलो ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर लगातार बने हुए हैं, अखिल साहब का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले फरहत अली खान जी है। फरहत जी, क्योंकि मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अब तो एएमयू के छात्र खुद बोल रहे हैं कि जितने भी वाइस चांसलर वहां पर रहे हैं वो सभी मुसलमान थे। मदनी क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को कोई पद नहीं दिया जाता हिंदुस्तान में? बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो आतंकवाद है वो दो तरीके का मेरी नजर में है। एक तो जहनी आतंकवाद है जो राजनीतिक लोग पैदा करते हैं, और दूसरा आतंकवाद वो सारे देश को बताना चाहता हूं, उसमें जिनके जहन जो लोग उर्दू में
मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं, उन लोगों का वोट होता है। जो लोग मुस्लिम कल्चर से आते हैं उन लोगों का वोट होता है। जो लोग मुस्लिम चेयरमैन होते हैं मुस्लिम बॉडीज के इंक्लूडिंग वक्फ, उनका वोट होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर चुनने में। और यहाँ पर जो मुस्लिम एजुकेशन मैं किसी को नहीं बोलता, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है अखिल, मैं आ रहा हूँ आपके पास। इससे अपील है कि पहले मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है फरज जी बोलिए। उसके बाद जो जितनी कड़ी प्रतिक्रिया आपको देना हो आप दीजिए, मुझे स्वीकार है। तो मैं कह रहा था दो तरीके के आतंकवाद होते हैं, एक सैन्य आतंकवाद और दूसरा होता है ये जो आतंकवाद अभी देखने में आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होते हैं, और मैंने बहुत कहा है कि भारतवासियों हम शर्मिंदा हैं क्योंकि मुस्लिम आतंकवादी इस देश में जिंदा है। अब रह जाती है अरशद मदनी जी वाली बात। अरशद मदनी जी को देख लेना चाहिए कि मेरे भारतवर्ष ही ऐसा है जिसमें मुसलमानों को आला ओहदों पर रखा गया। और क्यों भूल जाते हैं कि एपीजे कलाम भी इसी भाजपा सरकार में राष्ट्रपति बने थे। इससे पहले कांग्रेस और दीगर सरकारें रही थी। कई बार उनको बताया गया था, जताया गया था। कांग्रेस तो उसका बहुत समर्थन कर रही है एपीजे कलाम है, लेकिन किसी ने समर्थन ना करके एपीजे कलाम को उसी वक्त भाजपा सरकार में अटल जी ने बुला करके उन्हें राष्ट्रपति पद दिया। हम ऐसी सरकार जो राष्ट्रवादी हो उसको सलाम करते हैं। अब दूसरी बात रह जाती है, मैं यहां से चेताना चाहता हूं अरशद मदनी और सारे लोग जो मुस्लिम हिमायती होते हैं। मैं इस्लाम और मुस्लिम में फर्क बता रहा हूं। इस्लाम करुणा का, इस्लाम दया का, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, लेकिन मुसलमान लड़ाई का, दंगे का और आतंकवाद का एक पर्याय बन के रह गया है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते दूसरे मुस्लिम स्कॉलर लगातार बने हुए हैं। अखिल जी आप सहमत हैं इन बातों से? मैं फरहाद अली खान की बात से नहीं सहमत हूं, कतई नहीं। इनसे ये पूछिए पहले कि अभी जिनका ये जिक्र कर रहे थे फरहाद अली साहब कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया, बिल्कुल सच बात है। और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़ा हुआ एक नाम आपको पता होगा, यति नरसिंहानंद, जो राष्ट्रपति जी के एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए कौन से अल्फाज नवाजता है, आपके चैनल में मौजूद है। तो इस वजह से फरहाद अली साहब की दबी होगी कुछ, इस वजह से दबी बात कर रहे हैं। निष्पक्ष और ईमानदारी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनका रिकॉर्ड मैं जानता हूं, फरहाद अली का रिकॉर्ड मैं जानता हूं और आजम साहब के साथ ये सारी चीजें इनकी जानता हूं। तो इस वजह से मुसलमानों की तो लंबी चौड़ी बात करें ही ना, क्योंकि कहां है, किस जगह पे है, तो मुसलमानों। ये बड़ी बात है अखिल जी। अखिल जी मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं, अब मदनी तो आप लोगों में साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मदनी कह रहे हैं मुसलमानों को दबाया जा रहा है। यहाँ पर दो मुस्लिम स्कॉलर बैठे, उनमें आपस में ही नहीं बन रही है, तो क्या हिंदू आपको दबाएंगे? यानी कि मदनी झूठ बोल रहे हैं। अब आपकी आपसी सहमति ही नहीं है। आ रहा हूं राकेश जी। देश के आतंकवादी नहीं है खाली फरहाद अली खान, आजम खान इस देश के आतंकवादी थे या कभी थे पता नहीं। रिटायर्ड एसीपी साहब भी हैं बाबा साहब। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर, क्योंकि जिस तरीके की यूनिवर्सिटी से शिकायत भी लगातार आप लोगों तक पहुंचती होंगी कि यूनिवर्सिटीज में हिंदू छात्रों के साथ क्या हो रहा है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए। एक बार फोन पर एक बार क्लिक कीजिए आप। जी जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है अभी? जी जी हाँ। तो अभी जो अभी उसने स्टेटमेंट दिया वो सरासर गलत है। हमने 35 साल सर्विस की है, मैं एसीपी हुआ, रिटायर हुआ, एटीएस में काम किया मैंने। सियासत में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे जो कमिश्नर रहते थे, बड़े बड़े ऑफिसर रहते, वो भी मुस्लिम थे। अभी ये 10 साल से नहीं, 10 साल से आतंकवाद तो हो रहा है, कम हो रहा है। 10 साल से पहले भी आतंकी हाल में होते थे, तरीके हमले होते थे।
वो तो इसमें से कोई ये नहीं आता, ये समाज, वो हिंदू वो मुस्लिम, इसमें आता नहीं। वो समाज में लॉ एंड ऑर्डर और जनता की जान जाती है। और ये जो तैयार होते वो यूनिवर्सिटी में तैयार हो रहे थे, और जहां धुआं निकलता वही आग रहती है। अभी पूरे हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी है, पूरे हिंदुस्तान में शैक्षणिक संस्था है, वहां तो कोई जाके पुलिस कार्रवाई नहीं करती ना। तो जहां कोई गड़बड़ है, जहां कोई मिला है, जहां भी दिल्ली में बॉम्ब स्फोट हुआ उसमें तार वही मिल रहे हैं ना, तो वहां जाके ही कार्रवाई होगी। पुलिस तो ये नहीं देखेगी कि ये यहाँ कोई ये समाज के, ये धर्म के, इसके जाकर कार्रवाई करो, ऐसा कभी नहीं होता। जहां भी अभी 13 में जो आईसीस में गए थे महाराष्ट्र से कुछ लोग, वो इंजीनियर थे, वो वापिस आए, 2 मर गए, वो सब उस टाइम भी हुआ था। तो और एक गोपनीय परिपत्रक था उस टाइम हमारे यहाँ आया, यानी कि कुल मिला के आपके पुलिस विभाग में भी बड़े बड़े पद पे मुसलमान रहे हैं और हैं अब भी। हाँ रहे हो। ठीक है आशीष जी, अब बताइए, इसलिए पूरा सभी खास पैमानों से बातचीत होने के बाद मैं आपके पास आया हूं, सभी बड़े बड़े पदों पे मुसलमान रहे हैं और आज भी हैं, और आप समर्थन कर रहे हैं कि साहब भेदभाव हो रहा है? नहीं, उन्होंने कब की बात की? मैंने आज भी बोला ना, आज भी कई कमिश्नर, कई एसपी, कई एसएसपी आपको मिल जाएंगे ना। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के आने से पहले भी रहे, और क्योंकि सिस्टम जो है वो नागरिक की बात करता है, और नागरिक की बात करने के लिए, यानी भारत के किसी भी व्यक्ति को नागरिक मानने के लिए या नागरिक मानकर ही काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का भी आंतरिक सिस्टम ऐसा है कि उसमें बिना मुसलमान की उपस्थिति के तो उनका संगठन भी खड़ा नहीं हो सकता। आरएसएस में सीधे मुसलमान आप ले लेके आरएसएस पे, बीजेपी पे, आप इतना बताइए ना, भेदभाव की बात हो रही है सर, आप क्यों बातों को क्यों घुमाते हैं इतना? प्रद्युमन शर्मा जी, इतना हल्के पत्रकार मत बनो कि आप भारी भरकम बातें नहीं कर रहे हैं, तो फिर मेरे को मजबूरी में बोलना पड़ता है। आप भारी भरकम बातें करते तो फिर उसके बाद स्थिति साफ हो जाती है ना राकेश जी। आप में जो बीमारी घुसती है, आ रहा हूं राकेश जी, तुरंत राकेश जी के पास जाऊंगा। आप अपना सवाल पूछ लिए। इसमें जब होली खेली थी हिंदू छात्रों ने, तो उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। आपकी मैं आंखें खोल दूं? ठीक है, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राकेश जी बोलिए। देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देश संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा, पीडीए समीकरण से देश नहीं चलेगा, माई समीकरण से देश नहीं चलेगा। मुसलमानों के लिए काम किया, हमें गर्व होता है। यूसुफ हमीद साहब जो सिप्ला के सबसे बड़े इंडस्ट्री के जो दवाई बनाने का काम करते, उन पे हमें गर्व है। शहनाज हुसैन पे जो कॉस्मेटिक बनाते, उस पे हमारे गर्व है। उद्योगपति, बड़े उद्योगपति में उनका नाम आता है। मेराज खान हिमालय के जो मालिक हैं, उन पे गर्व होता है। हिंदुस्तान में रहकर हिमालय जैसे दवाइयों को बनाकर हम घर तक आयुर्वेदिक पहुंचाने का काम करता है। हम दर्द की बात करें, वो आज हमें उन पे गर्व है। और मैं कहना चाहता हूं 2014 और 19 की बात करें, 3 करोड़ 14 लाख अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति मिलता था, लेकिन 2024 में आज लगभग 8.4% शिक्षा पद्धति में सुधार हुआ है। 2013 में कितना था? 4.5। राकेश जी, मैं आपको माफी के साथ टोकना चाह रहा हूं, अभी एक बात कह रहे थे, अखिल कौशल एक बात कह रहे थे कि जब होली मनाई गई तो दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। अरे प्रद्युमन जी सुन लीजिए ना, बात हो रही मुसलमानों की। 2000 पिछले साल जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाई। ठीक है राकेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। एक बार राकेश जी की बात सुन ले, आप लंबे लंबे आंकड़े पेश करेंगे वो नहीं समझेंगे ना कांग्रेस और सपा। नहीं समझेंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूं, आज भारत में 2014 में 4% नौकरी करते थे, 24 में आज 10% इस देश में मुसलमान नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी में, यूपीएससी में हो चाहे बीपीएससी में हो, किसी शिक्षा में हो, 7 सरकारी पदों पर बैठे हुए। हम मुसलमानों के लिए काम किया, 3 तलाक जैसे मुद्दे के लिए हमने काम किया, हज कमेटी में भेजने के लिए हमने काम किया, उड़ान योजना हमने ला के दिया, ईद योजना ला के दिया। हमने मुसलमानों के लिए काम किया है, मुझे गर्व होता है। हम इसीलिए कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये लोग देश में बांटने वाले लोग हैं, पीडीए समीकरण लाते हैं। ठीक है अखिल कुछ बात करना चाहते हैं, अखिल बताइए, जल्दी बताइए। 2024 में जब एएमयू में हिंदू छात्रों ने होली खेलनी चाहिए थी तो उन्हें मारा पीटा गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज तक कोई भी हिंदू वाइस चांसलर नहीं बना। तो आप पढ़ने गए, होली खेलने गए, कोई भी आज तक हिंदू वाइस चांसलर बताइए। ठीक है, बताइए आशीष जी को पूछा जी। आशीष जी पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। जब ये मारपीट हुई थी, आपने आवाज उठाई थी, कांग्रेस ने आवाज उठाई थी इस मामले पे?
नहीं, वहाँ करने क्या गए हैं? पढ़ने गए हैं, होली खेलने गए हैं? मुस्लिम क्यों? कल्चर से कोई कार्यक्रम होगा, कोई कार्यक्रम होगा, कोई अगर कार्यक्रम होगा, एक चीज ये बताइए, ये सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती है तो अपनी मस्जिद में आके नमाज पढ़िए ना, सड़कों पे क्यों नमाज पढ़ते हैं? उसके लिए आप लोग बोलते हैं। आप एक चीज ये बताइए, सड़कों पे नमाज क्यों पढ़ते हैं? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इतनी आप ऐसी स्थिति मत कीजिए, कांग्रेस की इसी वजह से दुर्दशा है, इसी वजह से दुर्दशा है कांग्रेस की। ऊपर बोलना चाहिए। अगर कोई अपना त्योहार मनाना चाह रहा है, आप त्योहार भी मनाने नहीं देंगे किसी को। एएमयू में नहीं उस है। यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना है जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है? वहाँ गोली तो फिर भाईचारा कहां से हुआ? फिर भाईचारा कहां से हुआ? बताइए, भाईचारा कहां से हुआ? फिर भाईचारे के क्यों संदेश देते हैं आप लोग? नौकरी भी नहीं करने वाले लोगों को नौकरी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आ रहा हूं, अखिल आ रहा हूं। आशीष जी, फिर आप मेरे को बस एक चीज बताइए, आपने एक शब्द बोला कि वहां पर क्या त्योहार मनाने गए, क्या होली खेलने गए क्या? फिर भाईचारे की बात आप लोग क्यों करते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और हम तो सभी को एक धर्म के नाम से और एक मजहब के नाम से जानते हैं। होली खेलने के लिए आपको वहाँ फंक्शन करने की अनुमति मिलती है? बताइए ना, मुझे बताइए ना। देश में 7 IIT है, बड़े बड़े संस्थान है, कहाँ पे अनुमति मिलती है? इतनी हल्की बातें मत किया कीजिए आप, इतनी हल्की बातें मत किया कीजिए आप। मिश्रा जी के मुंह पर ताला पड़ जाता है इन बातों पर। इतनी हल्की बातें मत किया कीजिए। एक हिंदू के लिए आप नहीं बोल सकते हैं और यहाँ वकालत कर रहे हैं उन चीजों की। ठीक है, सपा प्रवक्ता कुछ कहना चाह रही है। पूजा जी बोलिए, पूजा जी, फिर अखिल जी आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, बिल्कुल अखिल जी को बड़ी समस्या है कि जो लाठीचार्ज किया गया वहाँ पे, समस्या है। और मुझे इस बात से भी समस्या है कि 2023 में BHU में अखिल जी बस 1 मिनट में आ गया आपके पास। परमिशन नहीं दिया गया हुआ था। और अखिल जी को शायद जानकारी नहीं है कि भाजपा सरकार रहेगी तो युवा पे लाठीचार्ज होता रहेगा। अभी भी युवा पे कल ही लाठीचार्ज वो कॉलेज प्रशासन के अंदर हो रहा है, वो कॉलेज के अंदर हो रहा है, सड़कों पे नहीं हो रहा है। अखिल कुछ कह रहे हैं, सुनिए, क्या बीजेपी सरकार पर तुरंत आप आ जाती हैं? अराजक तत्वों ने मारा था, लाठीचार्ज नहीं हुआ था, अराजक तत्वों ने मारा। और ये लाठीचार्ज नहीं था। और ये पहली बात, आप मिसकम्युनिकेट करती है हमेशा, पूजा जी, आप हमेशा मिसकम्युनिकेट करती है। आपको समय पूरा चाहिए बात करने के लिए, लेकिन आप बात हमेशा उल्टी करती हैं। पहली बात तो लाठीचार्ज नहीं था, ये पहले तो ये लाठीचार्ज नहीं था। पहले तो वो लाठीचार्ज की रिपोर्ट बताइए कहां पर है? ठीक है, अखिल जी का रुख करूंगा, उसके बाद तुरंत लौट रहा हूं। अखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अखिल जी, मैं प्रज्वल भाई सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि कोई भी शिक्षा का मंदिर हो, कोई भी कॉलेज हो, कोई विश्वविद्यालय हो, जहां पर इस तरीके की गतिविधियां हो रही है, उन पे सरकार है, वहां का प्रशासन है। तो फिर मदनी क्यों कह रहे हैं? कार्रवाई होनी चाहिए। फिर मदनी क्यों कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है जब कार्रवाई की जा रही है? तो नहीं, अगर भेदभाव तो सवाल उठाया पूजा जी ने, क्या आशीष जी ने इसका सवाल उठाया? ऐसा क्या, अगर ये लोग मुस्लिम, जो हमारे मुस्लिम लोग हैं इंडिया के, उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, छात्रों की बात करने के उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, बैंक बनाना चाहते हैं, उनकी विकास की बात नहीं करना चाहते हैं, उनको वोट बैंक बना के अपनी राजनीति में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, पीढ़ियों की राजनीति करते हैं, लेकिन जब एएमयू में SC ST OBC का आरक्षण नहीं मिलता तो इन लोगों के मुंह पे ताला पड़ जाता है। ठीक है अखिल जी, ठीक है अखिल जी, बहुत ठीक है। पूजा जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, पहली बात तो लाठीचार्ज नहीं था, अराजक तत्वों ने हिंदुओं को पीटा था। आप पहले यही क्लियर हो जाइए। आप जब हिंदू बच्चे पिट रहे थे, आप लोगों ने आवाज उठाई, हिंदू बच्चे पिट रहे थे, आप लोगों ने आवाज उठाई। ठीक है, भरत जी मैं तुरंत आ रहा हूं। राकेश जी, ठीक है, राकेश जी, साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये समर्थन कर रही है। आशीष सहनी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, कह रहे हैं कि जो बच्चे पीटे गए थे यूनिवर्सिटी में, AMU में, वो क्या त्योहार मनाने गए थे वहां पे? आज हिंदुओं का त्योहार मनाने की आजादी नहीं है यूनिवर्सिटी में? मनाया जाता है तो क्या होली नहीं मनेगी? ये भारत नहीं है क्या? राकेश जी, भूल चुके हैं क्या ले लो कि भारत देखिए प्रद्युमन जी, ये चीज हमारी दिलाकर रहेंगे कि AMU भारत में है। देखिए प्रद्युमन जी, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम लोग आपस में भाई हैं। हर त्योहार में, दीपावली में हमारे घर आते, ईद में हम उनके घर भी जाते हैं। तो इसको लेकर आज जातियों में किसने बांटा? कांग्रेस ने बांटा। धर्म में किसने बांटा? कांग्रेस ने बांटा। यहाँ तक यूनिवर्सिटी बदल दी, शिक्षा पद्धति लोगों ने बदल दी, रंग बदल दिए, खाना पीना बदल दिया। इन लोगों ने इतनी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति किया। लेकिन हम ऐसी बातें नहीं करते। मैंने तो आपको आंकड़े दे रहा था, लेकिन आपने मना किया। मैं इतने आंकड़े दे दूंगा कि हमने 2014 के बाद मुसलमानों के लिए काम किया। हमें गर्व होता है। आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के गवर्नर है, इतना अच्छा काम उन्होंने गवर्नर के रूप में दिखाया कि आज बिहार के अंदर 200 सीटें हमने जीतने का काम किया। उन्होंने रास्ता बताया
कि अंतिम पंक्ति में मुसलमान बैठे हुए हैं, जो मदरसे से निकाल कर उनको शिक्षा दिया जाए। हमने काम करके हमारी सरकार ने दिखाया, उन्होंने हमें बताया किस रोड मैप से मुसलमानों को उत्थान हो सकता है। आपने कुल मिला के कहा कि भाई आप सबको लेकर चल रहे हैं और स्थिति जब भी आपके पक्ष में आज बनी हुई है। फरज जी बस आखिरी प्रतिक्रिया उनसे, उसके बाद बाबा साहब से बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया। फरज जी जल्दी बात पूरी कीजिए। एक शेर सुनाई देता हूँ सभी लोगों को, जाए ये शेर, मोहब्बत भाईचारा अमन का पैगाम किसको दे, भाईचारा अमन का पैगाम किसको दें, ये अमृत पी गए और साफ खाली जाम किसको दें, तबाही में हमारी आप भी शामिल हैं और हम भी। हमारा मसला ये है कि अब इल्जाम किसको दें, आप इनके ऊपर इल्जाम लगाएं, वो उनके ऊपर इल्जाम लगाएं, लेकिन दोषी हम ही करार दिए जाते हैं। हम लोगों को ये चाहिए अब जो हमारी मस्जिद है, जो हमारी खानेखाएं हैं, जो हमारी मजार है, वहां के मुजाहिरों को, मुसम्मिल और मुअज्जिनों को यहाँ से मैं सलाह देता हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। बाबा साहब जी आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, उसके बाद वाइंड अप करना है। मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि मुसलमान सिर्फ राजनीति के लिए रह गए हैं क्या? नहीं, राजनीति नहीं होना चाहिए, सियासत नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम पूरे भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड का है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। कांग्रेस का रवैया आपने साफ तौर पर देखा, समाजवादी पार्टी का भी रवैया देखा, सोचने का विषय है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।